हेलो दोस्तों, मैं दीपिका बी मोटिवेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो पिछली वीडियोस में विकारी शब्दों को करवा दिया गया है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जो है विकारी शब्द है। और उसके बाद आज की वीडियो में जो करेंगे वो क्रिया का ही एक भाग है और एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, सहायक क्रिया की व्याकरणिक कोटियाँ। तो मुख्य क्रियाओं के साथ प्रयुक्त होने वाली क्रियाओं को जो है वो सहायक क्रिया कहा जाता है। तो सहायक क्रियाएं जो है वो काल, पूर्णता, अपूर्णता, वाच्य आदि का जो बोध कराती है। तो अतः इनको जो है व्याकरणिक कोटियाँ देखिए इस प्रकार है। सहायक क्रिया की व्याकरणिक कोटियाँ हैं चार: वृत्ति, काल, पक्ष और वाच्य। सबसे पहले देखते हैं वृत्ति या क्रियार्थक, इंग्लिश में कहते हैं मूड। तो सहायक क्रिया के वे अंश जिनसे उस क्रिया व्यापार से प्रति अभिवृत्ति का प्रयोजन पता चले वृत्ति कहलाते हैं। तो वृत्ति का क्रिया या क्रियार्थक भी कहते हैं। तो वृत्ति अथवा अर्थ को तात्पर्य है मन, स्थिति अथवा मूड। क्रिया के जिस रूप से वक्ता अथवा लेखक के मन की स्थिति का ज्ञान होता है उसे जो वृत्ति कहते हैं। जैसे देखिए आज्ञा, संदेह, संभावना, संकेत आदि जो है वृत्तियां हैं। तो वृत्ति या क्रियार्थक जो है 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है आज्ञार्थक, विद्यार्थक वृत्ति। जिस क्रिया रूप से आज्ञा, अनुरोध, इच्छा, आदेश आदि मन स्थितियों का बोध हो उसे आज्ञार्थक आज्ञार्थक कहते हैं। जैसे देखिए मेरी पुस्तक लाओ, एक जो है आदेश दिया गया है। उसके बाद है कृपया समय बताइए, इसमें अनुरोध किया गया है। फिर है आपका जीवन सुखी रहे, इसमें जो है इच्छा को दर्शाया गया है। फिर है सदैव सच बोलना चाहिए, इसमें जो है वो उपदेश दिया गया है। तो ये क्या है, आज्ञार्थक या विद्यार्थक वृत्ति। फिर देखिए निश्चयार्थक वृत्ति, निश्चयार्थ वृत्ति। तो जिस क्रिया रूप से कार्य होने की निश्चितता का बोध होता है उसे निश्चयार्थक वृत्ति कहते हैं। जैसे देखिए मोहन पढ़ रहा है, तो ये एक निश्चय वाक्य है कि मोहन पढ़ रहा है। फिर है मुख्यमंत्री जयपुर 4 बजे पहुंचेंगे, राम बाजार जा रहा है। तो इसमें जो है कार्य के होने की निश्चितता का बोध हो रहा है, तो ये निश्चयार्थक वृत्ति है। फिर देखिए संभावनार्थ वृत्ति। तो क्रिया का जो रूप अनुमान, संभावना आदि का बोध कराए उसे संभावनार्थ वृत्ति कहते हैं। जैसे देखिए शायद मोहन प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो जाए, तो ये एक संभावना मात्र है। फिर है संभवतः आज बारिश हो, तो ये भी एक संभावना को दर्शाया कि काश कि संभवतः आज बारिश हो। फिर देखिए नंबर 4 पे संदेहार्थ वृत्ति। तो कथन पूरी तरह सत्य होगा या नहीं, ऐसी स्थिति में संदेहार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो संभावना जो है कभी कभी जो है अधिक होती है, अर्थात कथन पूरी तरह सत्य होगा या नहीं इसको जो है कह नहीं सकते। उदाहरण देखिए वह दूध ला रहा होगा, तो ये एक सिर्फ संदेह मात्र है। राम स्कूल पहुंच गया होगा, तो ये भी एक संदेह है। तो ये दोनों वाक्य क्या है, संदेहार्थ वृत्ति है। फिर नंबर 5 पे देखिए संकेतार्थ। तो जिस काव्य में दो क्रियाएं इस प्रकार से संयुक्त होगी कि क्रिया दूसरी क्रिया के कारण बनकर प्रयुक्त होती है वहां संकेतार्थ होता है। जैसे देखिए यदि गाड़ी आती तो मैं भी जाता, तो इसमें जो है संकेत दिया गया है। तो जो है इसमें दो क्रियाएं भी है, तो दूसरी क्रिया जो है वो पहली का कारण बनकर यहाँ पे प्रस्तुत हुई है। फिर देखिए वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यहाँ पे भी दो क्रियाएं हैं और संकेतार्थ है। फिर है यदि वह मेहनत करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता, यहाँ पे भी संकेतार्थ वृत्ति है। फिर आगे देखिए काल। तो काल क्या होता है, तो क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। इंग्लिश में जैसे हम टेंस पढ़ते हैं वही हिंदी में है काल। तो काल के जो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। देखिए इनको एक एक करके पढ़ते हैं। पहले देखिए भूतकाल। तो क्रिया के जिस रूप से काम के बीते हुए समय में होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे देखिए राम ने पुस्तक पढ़ी, तो ये है भूतकाल का वाक्य है कि राम ने पुस्तक पढ़ ली। फिर है भूतकाल के 6 भेद होते हैं। तो कौन कौन से 6 भेद देखिए, नंबर 1
सामान्य भूतकाल, तो जिसमें बीते हुए समय में होने वाली क्रिया का सामान्य रूप हो वहाँ सामान्य भूतकाल होता है। हम जयपुर गए, मैं स्कूल गई, तो यहाँ पे यह सामान्य भूतकाल है। फिर देखिए अपूर्ण भूतकाल, तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु काम की पूर्णता का पता न चले। तो यहाँ पे देखिए जो क्रिया तो होगी लेकिन उसकी जो पूर्णता का पता नहीं चल पाता है तो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे देखिए वह पत्र लिख रहा था, मोहन खाना खा रहा, तो इन वाक्यों में देखिए वह पत्र लिख तो रहा था लेकिन वह पत्र लिख पाया या नहीं ये भी पूरा नहीं है। वैसे ही मोहन खाना खा रहा था, तो अभी तक मोहन ने खाना खाया है या नहीं ये पता नहीं चल पाया, तो ये भूतकाल की क्रिया ही है और पूरी नहीं हुई, तो ये है अपूर्ण भूतकाल। फिर देखिए पूर्ण भूतकाल, तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कोई काम भूतकाल में बहुत पहले समाप्त हो चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो ये वाक्य तो भूतकाल का होगा लेकिन और वो साथ ही में भूतकाल में ही समाप्त हो गया होगा। जैसे देखिए छात्रों ने पाठ पढ़ा था, पिताजी बाजार गए थे, तो ये जो है पूर्ण भूतकाल की श्रेणी में है। फिर है आसन भूतकाल, तो देखिए क्रिया के जिस रूप से उसका निकट समय में ही समाप्त होना पाया जाता है उसे आसन भूतकाल कहते हैं। ये आसन का जो अर्थ है वो होता है पास। ठीक है, तो उदाहरण देखिए मैं अभी फल लाया हूँ, तुमने काम कर लिया है, ये जो है दोनों आसन भूतकाल है। मैं अभी फल लाया हूँ, तो अभी फल लाया हूँ, तो अभी देखिए यहाँ अभी का अर्थ यहाँ निकट रहा है निकट, तो यहाँ पे जो आसन भूतकाल है। फिर देखिए संदिग्ध भूतकाल, तो भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से काम के भूतकाल में होने में संदेह पता चले उसे भूतकाल संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे देखिए वे खेल चुके होंगे, तो यहाँ पे जो है संदेह को दर्शाया जाता है, वे खेल चुके होंगे, ये एक संदेह मात्र है। फिर मोहन सो गया होगा, यहाँ पे भी सिर्फ एक संदेह है, ये कहा नहीं जा सकता कि मोहन सच में सो गया होगा। फिर देखिए नंबर 6 पे हेतु हेतु मध्य भूतकाल, तो इसमें जो है भूतकाल की क्रिया किसी कारण पर आधारित होती है। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से ये जाना जाए कि क्रिया भूतकाल में हो सकती थी परंतु किसी कारण से नहीं हो सकी उसे हेतु हेतु मध्य भूतकाल कहते हैं। जैसे देखिए छात्र पढ़ते तो उत्तीर्ण हो जाते, तो इस वाक्य में देखिए कि ये जो है ये भूतकाल में हो सकती थी किंतु किसी कारण से नहीं हो सकी, यानी कि छात्र जो अगर पढ़ते तो उत्तीर्ण हो सकते थे। फिर देखिए यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो यहाँ पे भी एक संदेह है कि अगर वर्षा होगी तो ही फसल जो है वो अच्छी होती। फिर देखिए वर्तमान काल, भूतकाल हो गया अपना, आगे वर्तमान काल, तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का व्यापार अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे देखिए वह पत्र लिखता है, वह पुस्तक पढ़ रही है, तो ये जो है वर्तमान काल के वाक्य है। फिर वर्तमान काल के भेद, तो वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, पहले तो क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में सामान्य रूप से होने का पता चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे देखिए छात्र पढ़ते हैं, पिताजी बाजार जाते हैं, तो ये सामान्य वर्तमान काल के वाक्य हैं। सेकंड है अपूर्ण वर्तमान काल, तो क्रिया के जिस रूप से यह माना जाए कि क्रिया का व्यापार अभी चल रहा है वो पूरा नहीं हुआ उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। छात्र पढ़ रहे हैं, पिताजी बाजार जा रहे हैं, ये दोनों वाक्य जो है वो अपूर्ण वर्तमान काल के हैं। नंबर 3 है संदिग्ध वर्तमान काल, तो क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने में संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे देखिए छात्र पढ़ रहे होंगे, पिताजी बाजार जा रहे होंगे, तो यहाँ पे भी जो है वो संदेह दर्शाया गया है कि छात्र पढ़ रहे होंगे, ये नहीं पता कि वो सच में पढ़ रहे हैं। फिर पिताजी बाजार जा रहे होंगे, ये भी कन्फर्म नहीं है कि वो बाजार जा रहे होंगे। फिर देखिए आगे नंबर 3 भविष्यत काल, तो क्रिया के जिस रूप से काम के भविष्य में होने की बात मालूम हो उसे भविष्यत काल कहते हैं, यानी कि जो कार्य होगा वो भविष्य में होगा।
तो उदाहरण देखिए, वह पत्र लिखेगा, वह पुस्तक पढ़ेगी। तो ये जो है दोनों कार्य वो भविष्य में होंगे। तो भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। सामान्य भविष्यत काल पहले, तो क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि काम भविष्य काल में सामान्य रूप में पूरा होगा, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे छात्र पढ़ेंगे, पिताजी बाजार जाएंगे, ये दोनों भविष्यत काल के उदाहरण हैं। फिर देखिए संभाव्य भविष्यत काल या संदिग्ध भविष्यत काल। तो क्रिया का वह रूप जिसमें काम के भविष्य में किए जाने की संभावना मात्र है, निश्चय नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा, संभाव्य भविष्यत काल होगा। उदाहरण है शायद आज वर्षा होगी। सेकंड, दोपहर तक धूप निकल सकती है। तो यहाँ पे भी एक जो है वो भविष्य में जो ये काम होने की संभावना मात्र है, ये कोई निश्चय नहीं है कि आज वर्षा होगी या आज धूप निकलेगी। फिर देखिए हेतु मध्य भविष्यत काल। तो इस रूप में क्रिया किसी कारण पर आधारित होती है। काल का यह रूप भी 2 अवस्थाओं को जोड़ता है और परिणाम जो है वो भविष्य में दर्शाता है। उदाहरण देखिए, यदि पढ़ेगा तो उत्तीर्ण होगा। तो यहाँ पे भी जो है वो भविष्य का ये वाक्य है और इसमें 2 क्रियाएं हो रही हैं। यदि वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी। तो यहाँ पे भी 2 क्रियाएं हैं और इनके जो है भविष्य में होने को जो दर्शाया गया है। नेक्स्ट देखिए पक्ष। तो हमारा जो वृत्ति काल दोनों हो चुके हैं और आगे है हमारा पक्ष, इसको पढ़ते हैं। तो सहायक क्रिया के पक्ष क्या है, देखिए प्रत्येक कार्य किसी कालावधि के जो बीच में होता है, जो प्रारंभ से अंत तक फैला रहता है। तो इस फैली हुई कालावधि में जो कार्य व्यापार को पक्ष कहते हैं। और दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप से क्रिया की प्रक्रियागत अवस्था का बोध होता है, उसे पक्ष कहते हैं। तो सहायक क्रिया के वे अंश जो क्रिया की पूर्णता अपूर्णता, किसी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था या स्थिति आदि की सूचना देते हैं, वे पक्ष कहलाते हैं। हिंदी में जो है निम्नलिखित पक्ष पाए जाते हैं। सबसे पहले देखिए आरंभोद्योतक पक्ष। तो इसमें जो है क्रिया के आरंभ होने की सूचना मिलती है। इसमें दर्शाया जाता है कि क्रिया जो है वो शुरू हुई है। वह पढ़ने लगा है, मोहन नौकरी करने लगा है। इसमें जो है वो क्रिया के आरंभ होने की सूचना मिल रही है। सेकंड देखिए सातत्य बोधक पक्ष। इससे यह सूचना मिलती है कि प्रक्रिया वर्तमान में चालू है, यानी कि वो चल रही है। जैसे देखिए पतंग उड़ रही है, राधा लिख रही है। तो यह है सातत्य बोधक पक्ष। फिर है प्रगति बोधक पक्ष। तो इसमें जो है क्रिया में निरंतर प्रगति का बोध होता है। जैसे मेले में भीड़ बढ़ती जा रही थी, वह तेजी से चलता आ रहा है। इन दोनों वाक्यों में जो है वो क्रिया के पूर्ण होने का बोध हो रहा है। फिर देखिए पूर्णता बोधक पक्ष। तो इसमें क्रिया के पूर्ण होने का बोध मिलता है। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ ली है, खाना बन गया है। तो यहाँ पे जो है वो क्रिया पूर्ण हो चुकी है। फिर नंबर 5 पे है नित्य बोधक पक्ष। तो इसमें क्रिया के नित्य यानी कि सदा बने रहने का बोध होता है। जैसे मोहन अध्यापक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। नेक्स्ट है अभ्यास द्योतक पक्ष। तो इससे पता चलता है क्रिया आदत के कारण हुआ करती है। जैसे सर्दियों में बहुत ठंड लगती है, मैं प्रातः उठकर टहलने जाती हूँ। इन दोनों वाक्यों में पता चल रहा है कि क्रिया आदत के कारण हुई है। नेक्स्ट देखिए वाच्य। तो वाच्य को जो है इंग्लिश में हम जिसे वॉइस कहते हैं। देखिए वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने योग्य या बोलने का विषय, किंतु जो व्याकरणिक दृष्टि से क्रिया के विधान को जो है वाक्य कहते हैं। तो वाच्य जो है वो क्रिया का ही एक भेद है। जैसे देखिए बच्चे फूल चुनते हैं, बच्चों से दौड़ा नहीं जाता, बच्चों के द्वारा फूल चुने जाते हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में चुनते हैं, चुने जाते हैं तथा दौड़ा नहीं जाता क्रिया के भिन्न भिन्न रूपों का विधान किया गया है यहाँ। तो ये विधान ही वाच्य कहलाता है। इसकी परिभाषा देखिए, क्रिया की जिस रूप से यह मालूम हो कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के आगे 3 भेद है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य।
सबसे पहले देखिए कर्मवाच्य, तो क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। तो उदाहरण है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, बच्चे खेल रहे हैं। इन दोनों वाक्यों में जो वो क्रिया के कर्ता की प्रधानता है तो ये कर्तृवाच्य है। फिर देखिए कर्मवाच्य, तो क्रिया की जिस रूप से कर्म की प्रधानता हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। तो इनमें जो है वो कर्म की प्रधानता होगी। नेक्स्ट देखिए, ये वाक्य परिवर्तन किया गया है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य। सिपाही ने चोर देखा, तो इसका कर्मवाच्य होगा सिपाही द्वारा चोर देखा गया। फिर देखिए तुम फूल तोड़ोगे, तो इसका कर्मवाच्य बनेगा तुमसे फूल तोड़ा जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट है भाववाच्य, तो क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता हो उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे देखिए मुझसे इस गर्मी में सोया नहीं जाता, ये एक भाववाचक है। चिड़िया से उड़ा जा सकता है, तो ये मन की स्थिति या मन का भाव है, तो ये है भाववाच्य। फिर है वाच्य परिवर्तन। देखिए सबसे पहले कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाया गया है। राम शिकार करता है, तो इसका कर्मवाच्य होगा राम के द्वारा शिकार किया जाता है। फिर है मैंने पत्र लिखा, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। फिर है धोबी ने कपड़े धोए, धोबी से कपड़े धोए गए। ये इधर जो है वो कर्मवाच्य है और यहाँ पे कर्तृवाच्य। फिर देखिए कर्तृवाच्य से भाववाच्य, राधा नहीं खाएगी, इसका भाववाच्य होगा राधा से खाया नहीं जाएगा। फिर मैंने देखा था, मुझसे देखा गया था, ये है भाववाच्य। फिर है हम दौड़ेंगे, इसका भाववाच्य होगा हमसे दौड़ा जाएगा। तो इसी के साथ हमारा जो क्रिया और विकारी शब्द कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।